देविका टहलने गई थी क्योंकि उसका मूड खराब था। फव्वारा जब नियॉन लाइट के सामने फुहारे छोड़ता था तो वो बहुत सुंदर लगता था। उसने अपने जूते उतारे और आराम करने के लिए कंकड़ पर खड़ी हो गई। तभी एक गीत की धुन सुनाई दी। देविका उस गाने को जानती थी। यह एक नॉर्मल सॉन्ग था, आ लग जा गले। वो इंसान उस समय गाना बजा रहा था जब तक देविका उस पत्थरों पर खड़ी थी। वो काफी देर तक उसके साथ था, लेकिन जब विवेक आया तो वो इंसान चला गया। देविका नहीं जानती थी कि वो इंसान कौन था। देविका ने अगले ही पल दुनिया को घूमते हुए महसूस किया जब विवेक ने उसे जमीन से उठा लिया। विवेक ने उसे धीरे से बेंच पर बैठाया। उसने देविका के दोनों पैरों को अपने हाथों में लिया और अपने सूट की जेब से एक रुमाल निकाला और उसके पैरों से पानी की बूंदें पोंछी। तुम्हारे पैर बहुत ठंडे हैं, तुम्हें सर्दी लगना तय है। तुम अपना ख्याल रखना क्यों नहीं जानती? अगर तुम पानी से खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हें कल छुट्टी के दौरान वाटर पार्क पर ले जाऊंगा या मालदीव चले जाएंगे। आगे से तुम्हें इसकी परमिशन नहीं है, समझी? हाँ, देविका ने सिर हिलाया। जूते पहनने के बाद विवेक ने उस पर एक काला ओवरकोट डाल दिया। देविका उठ खड़ी हुई और विवेक ने अपनी हथेली फैला दी। मुझे पत्ते दे दो। देविका ने अपने हाथ अपने पीछे छिपा लिया जिसमें उसने पत्तियों को पकड़े हुए थी और अपनी आंखें चौकन्नी कर ली। तुम्हें क्यों चाहिए? ये मेरी हैं। विवेक ने भौहें से कोड़ी। बवाल मत करो देविका, मैं तुमसे इस बात पर नहीं लड़ने जा रहा कि तुम हॉल से भाग गई और इतने लंबे समय तक दूसरे लड़के के साथ थी, लेकिन मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। तुम दूसरे लड़के के द्वारा छोड़े गए 2 पत्तों को क्यों छिपा रही हो? देविका ने अपनी नजरें झुका ली। वो पहले किसी परी जैसी थी, लेकिन अब वो किसी लाश की तरह एक्सप्रेशनलेस और नाखुश लग रही थी। विवेक, तुमको ओवररिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि इसे एक लड़के ने छोड़ा था? हो सकता है कि यह किसी लड़की ने रखा हो। मैं तुम्हारे लगातार शक करने की आदत से थक गई हूँ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मेरा ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। मैं अब जा रही हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को वक्त की जरूरत है ताकि हम दोनों शांत हो सके, देविका ने कहा और वहां से चली गई। विवेक देविका का पीछे जाना चाहता था, लेकिन फलक भागकर विवेक के सामने खड़ी हो गई। फलक ने पोलाइटनेस से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आप देविका को थोड़ा समय दीजिए। लवर्स को भी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है। विवेक ने देखा कि देविका बहुत दूर चली गई है। उसने फलक को गुस्से में देखा। हमारा रिलेशनशिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। विवेक ने अपने सूट ठीक किया और वहां से चला गया। वही फलक के कहने का मतलब ये था कि बिजनेसमैन और एक परी कभी कभी एक ही दुनिया में साथ रहने के लिए नहीं बने होते हैं। अर्पित अपनी लैम्बोर्गिनी में अलका के लिए होटल से निकल गया। तभी अचानक एक लग्जरी बिजनेस कार उसकी नजर में आई। उसने कार की लाइसेंस प्लेट देखी। बेंगलुरु की सभी कारों में से ये कार संस्कार की होनी थी, लेकिन संस्कार ने अपनी बिजनेस कार सड़क किनारे क्यों खड़ी की थी? फलक भी उस कार में मौजूद थी। आखिर वो दोनों कार में किस तरह की बेशर्मी कर रहे थे? अर्पित का सिर गर्म हो गया और उसने अपनी लैम्बोर्गिनी कार को उन दोनों की कार के पास खड़ा करने के लिए ब्रेक लगाए। उसने अपनी कार का हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर फलक को होश आया और उसने कहा, संस्कार, कोई यहाँ है। लैम्बोर्गिनी उनकी कार से 1 मीटर दूर रुकी थी। धीरे धीरे संस्कार के कार की खिड़की नीचे खिसक रही थी। अलका हैरान दिख रही थी, जैसे उसे पता ही न हो कि अर्पित अचानक क्यों रुक गया। अर्पित ने अपने चेहरे पर जेलसी और गुस्से के भाव के साथ उन्हें घूरा। संस्कार ने धीरे से अपनी नजरें पीछे खींच लीं और उसके मुंह पर एक सार्कास्टिक मुस्कान उभर आई। आखिर अर्पित को मेरी पत्नी से क्या चाहिए? मिस्टर गोयनका, संस्कार ने कहा। अर्पित ने तुरंत कार में फलक को ढूंढने लगा, लेकिन संस्कार के मजबूत और चौड़े शरीर ने उसकी नज़र को रोक दिया, जिससे उसे झांकने के लिए एक दरार भी नहीं मिली। अर्पित कुछ भी नहीं देख सका। उसके पास अपनी नज़रें पीछे हटाने और हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, मिस्टर जिंदल, यह एक कोइंसिडेंस है। मैंने आपकी कार सड़क के किनारे खड़ी देखी, इसलिए मैं आपको हेलो कहने के लिए रुक गया। संस्कार आलस से पीछे की सीट पर झुक गया और अपनी पतली आंखों को सिकोड़ते हुए इत्मीनान से बोला, मिस्टर गोयनका, मुझे लगता है कि आगे से आपको इस तरह से किसी को हेलो नहीं कहना चाहिए जैसे आप करने की प्लान बना रहे हैं। क्या होगा अगर आप उस इंसान को डिस्टर्ब कर रहे हो? डिस्टर्ब शब्द सुनते ही अर्पित का चेहरा गंभीर हो गया। वो अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। संस्कार ने अलका को एक झूठी मुस्कान के साथ देखा। मिस अलका, मुझे लगता है कि मिस्टर गोयनका में आग भड़क रही है। आपको उनकी मंगेतर होने के नाते उनके अंदर की आग बुझाने में मदद करनी चाहिए।
अलका ने कभी नहीं सोचा था कि संस्कार उसे देखेगा और वो अचानक शर्मा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात डिनर के दौरान उसने संस्कार पर कई बार नजरें डाली। जितने भी लोग उसके करीब थे उनमें से अर्पित सबसे हैंडसम था, लेकिन संस्कार अर्पित से भी ज्यादा हैंडसम था। उसके चेहरे की आउटलाइन माइकल एंजेलो स्टैचू की तरह थी, परफेक्ट एंड फुल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि वो एक्सीलेंट और अमीर था। वो हैंडसम और एलिगेंट दिखता था। जब संस्कार हजारों लोगों के बीच खड़ा होता था तो वो उन सभी से ऊपर होता था और वो एक रेप्यूटेबल पर्सन था। संस्कार की सफेद शर्ट मुड़ी हुई थी और वो सेक्सी लेकिन आलसी लग रहा था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे और वो उसकी मस्क्यूलर बॉडी और उसकी हेल्दी सनबर्न स्किन भी देख सकती थी। अलका सुन नहीं पा रही थी कि संस्कार क्या कह रहा है। अलका तो केवल उसके होठों की हरकत देख पा रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस्टर जिंदल, अलका ने एक जेंटल स्माइल प्रकट की और उसने संस्कार को एक चुलबुली नजर से देखा। अफसोस की बात है कि वो पहले अर्पित से मिली, वरना ये आदमी उसका होता। अलका जवाब देना चाहती थी, लेकिन अचानक अर्पित ने गैस पैडल दबा दिया। लैम्बोर्गिनी तेजी से आगे बढ़ गई। जब वे चले गए तो फलक बाहर आए, जबकि संस्कार अभी भी लैम्बोर्गिनी को देख रहा था। फलक ने उसे घुमाने के लिए उसका कान खींचा। वो पहले ही चले गए। तुम क्या देख रहे हो? मैंने देखा कि अलका तुम में दिलचस्पी ले रही है। इससे पहले किसी ने उसका कान खींचने की हिम्मत नहीं की थी। संस्कार ने अपनी भौहें उठाई और एक आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपना हाथ वापस ले लो, तुम बहुत बहादुर हो रही हो, है ना? फलक ने उसकी अनुचित हरकतों पर तभी ध्यान दिया जब उसने उसे ताना मारा। पति पत्नी के बीच की छेड़खानी वाली हरकतें उसके लिए अजीब थी, उसे भी इसकी आदत नहीं थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसका कान खींचने की? आखिर वो सीईओ था। फलक ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन अगले ही पल 2 उंगलियां उसके नाजुक गालों पर लिपट गईं। संस्कार ने उसके गालों पर चुटकी ली और प्रसन्नता से बोला, तुम्हें लगता है कि मैं, तुम्हारा पति, किसी राह चलते इंसान को मुझसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति के इतने नीचे स्टैंडर्ड नहीं है। फालतू में अपने दिमाग में शक का कीड़ा मत लाओ बीवी। इस दुनिया में मैं सिर्फ फलक का हूँ। फलक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर संस्कार के हाथ से हाथ खींच लिया। संस्कार ने फलक को अपना कान खींचने की परमिशन नहीं दी, लेकिन उसने फलक के गालों पर चुटकी काटी। ये बहुत अनफेयर है। तुम ये बात अभी कह रहे हो, लेकिन कुछ दिन तक रुको जब तक तुम किसी दूसरी लड़की से नहीं मिल जाते जो मुझसे कम उम्र की होगी और सुंदर होगी। एक आदमी की बातों में रिलायबिलिटी नहीं होती, अपनी मीठी बातें बचाकर रखो। संस्कार ने फलक को अपनी बाहों में लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसके गालों को देखा और उसके चेहरे पर किस कर दिया। संस्कार ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। मैं तुमसे पहले बूढ़ा हो जाऊंगा। साथ ही अगर मैं उथला होता और सिर्फ यंग और सुंदर लड़कियों को पसंद करता तो क्या मुझे अब तक इंतजार करना पड़ता? मैंने कभी किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं दिखाया है, लेकिन मुझे तुम में इंटरेस्टेड है। फलक उसकी बाहों में कमजोर हो गई। वो वास्तव में उसकी संस्कार की आवाज को रोकने के लिए अपने कान ढकना चाहती थी, लेकिन वो बहुत खुश थी। संस्कार उससे कह रहा था कि वह भी उसके जैसा ही है। यह उसका भी पहला मौका था। 30 साल के आदमी के लिए ये पहली बार था। यह इनवैल्यूएबल था। क्या उसने इसे कमाया या किसी तरह आगे निकल गया? संस्कार की सांसें अस्त व्यस्त थी। एक विशाल हथेली ने फलक के सिर के पीछे का भाग थाम लिया और उसके कोमल होठों को छू लिया। फलक बचने के लिए बगल की ओर झुकी। उसने अपना सिर संस्कार के कॉलर में छिपा लिया और कहा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। यदि फलक ऐसा ही करती रही तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो क्या करेगा। संस्कार ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, ठीक है, मेरी गोद में सो जाओ। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें जगह दूंगी। अर्पित गुस्से से आग बबूला हो रहा था। जब उसने फलक और संस्कार को एक साथ देखा तो उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। उसने गैस पेडल दबाया और इंजन को तेज कर दिया। स्पीडोमीटर लगातार बढ़ रहा था। अलका को डर लग रहा था क्योंकि वो इतनी फास्ट स्पीड कार में नहीं बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अर्पित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम प्लीज धीमी स्पीड से चल सकते हो? उसके बगल में बैठे अर्पित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखा और पाया कि उसके हाथों की नसें उभरी हुई थीं। अलका को डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। वो जल्दी से बगल की ओर झुकी और अर्पित की कमर को गले लगा लिया। अर्पित, प्लीज धीरे चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही अलका ने उसे गले लगाया,
अर्पित ने अपने इमोशंस पर अल्टीमेटली काबू पा लिया था। अर्पित ने देखा कि वो 160 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कार चला रहा है और फिर उसने स्पीड धीमी करने के लिए जल्दी से ब्रेक लगा दिया। अरे, फलक के कारण उसने फिर से कंट्रोल खो दिया था। उसने बगल में देखा कि अलका का चेहरा पीला पड़ गया था। अलका ने अर्पित को धीरे से और मासूमियत से देखा और पूछा, अर्पित, तुम्हें क्या हुआ? तुमने इतनी तेज गाड़ी चलाई, मैं बहुत डर गई थी। आज दी ने मिस्टर जिंदल को पार्टी में डांस के लिए इनवाइट किया। क्या तुम्हें शक है कि मेरी दी मिस्टर जिंदल के साथ कार में थी? दी में बहुत हिम्मत है, क्या वो सच में मिस्टर जिंदल को फंसा लेगी? अलका बेवकूफ नहीं थी। उसने आज रात हुई घटनाओं के बारे में सोचा और अंदाजा लगाया कि क्यों अर्पित ने अपना कंट्रोल खो दिया। वो नफरत से अपने दांत पीसने लगी। आखिर क्यों मिस्टर जिंदल फलक के साथ डांस करेंगे और दूसरी तरफ अर्पित भी उसके लिए पागल हो रहा था। आखिर क्यों ये दो लड़के उसके लिए पागल हो रहे थे? वो मिस्टर जिंदल था, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो सबसे ऊपर था। फलक की हिम्मत कैसे हुई कि संस्कार के साथ कुछ भी सोचने की? अच्छा होगा कि वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, अलका ने अपने मन में सोचा। फलक थकी हुई थी और उसे नींद आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से शूटिंग देर से खत्म होने के कारण वो ठीक से नींद नहीं ले पाई थी, इसलिए वो संस्कार की गोद में लेटते ही सो गई। संस्कार का हाथ उसके चेहरे को धीरे से सहला रहा था और उसकी आंखें कोमलता और प्यार से भरी हुई थीं। सर, अमन ने खिड़की के बाहर इशारा किया, यह अर्पित की लैम्बोर्गिनी है। संस्कार ने ऊपर देखा तो सड़क के किनारे लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 3 दिन पहले श्रुति को उसी अस्पताल में एडमिट कराया गया था जहां मैडम की मां एडमिट हैं। उस रात अर्पित आया था। वो और अलका मैडम के बगल वाले कमरे में बहुत देर तक रहे और बहुत शोर मचा रहे थे, अमन ने कहा। संस्कार ने सुना और उसका हाथ रुक गया। उसकी गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे स्याही फैली हुई हो। उसकी तीखी इन्फिनिट एक्सप्रेशन ने हवा को ठंडा कर दिया। वो 3 सेकंड तक चुप रहे, फिर उसने धीरे से कहा, पुलिस और जर्नलिस्ट्स को इन्फॉर्म करो। मैं चाहता हूं कि मिस्टर गोयनका कल हेडलाइंस में रहे। ओके सर, अमन ने सिर हिलाया। अगली सुबह फलक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने सिर के ऊपर लगे जाने पहचाने क्रिस्टल झूमर को देखा। पहले तो वह उलझन में पड़ गई और अचानक चौंक कर जाग गई। वो पहले से ही अपने कमरे में थी। वो कल रात संस्कार की गोद में सो गई थी। फलक, क्या तुम पागल हो? फलक ने सोचा। फलक हिली और उसे अचानक एहसास हुआ कि वो एक चौड़ी गर्म छाती से लिपटी हुई है। संस्कार ने सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी। सुबह की धूप पर्दे के पीछे से अंदर आ रही थी और सुनहरी किरणें उसके हैंडसम चेहरे पर चमक रही थी। वो जिस तरह का इम्प्रेसिव बिहेवियर करता था, वो उसके हैंडसम और एलिगेंट चेहरे पर जेंटलनेस से बदल गया था। वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। फलक को एहसास हुआ कि वे दोनों बहुत करीब से लेटे हुए थे। संस्कार का एक हाथ फलक के लिए तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहा था जबकि उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। फलक ने नीचे देखा और वो अचानक शर्म से लाल हो गई। उसके कपड़े बदल दिए गए थे। कौन है जिसने सोते समय उसका ऐसा तुच्छ फायदा उठाया? बेशक, फलक ने ये बात सिर्फ अपने दिल में ही पूछा था। असल में फलक ने हल्के से संस्कार का हाथ अपनी कमर से हटा दिया और वो तुरंत बिस्तर से उठ जाना चाहती थी। वो पलटी और धीरे धीरे अपने पैरों को बिस्तर के किनारे ले गई। वो लगभग उठने वाली थी, लेकिन तभी उसकी कोमल कमर पर फिर से एक मजबूत हाथ ने हमला किया। उसके पीछे खड़े संस्कार ने ताकत लगाई और वो उसकी छाती पर गिर पड़ी। इतना दृढ़, उसने उसकी हड्डी पर प्रहार किया और उसे दर्द महसूस हुआ। तुम मेरे साथ सोने के बाद भाग जाना चाहती हो, है न? संस्कार की आवाज़ कर्कश थी क्योंकि वो अभी अभी उठा था। ये बहुत एरोटिक लग रहा था। फलक बिस्तर के किनारे चली गई और वो उसकी मोहक महक से बचना चाहती थी। बकवास, मैं कल रात सो गई थी। मैं तुम्हारे साथ कैसे सो गई? इसके अलावा यह मेरा कमरा है, तुम मेरे साथ सोने आए? ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ सोया। चूंकि मैं पहले से ही इस जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ, इसलिए मैं इसे अभी कर सकता हूँ। फिर संस्कार उसके ऊपर आ गया और अपने होंठ फलक की गर्दन पर रगड़ने लगा। संस्कार, फलक डर के मारे उससे बच रही थी। फलक ने संस्कार को झटकने की बहुत कोशिश की। उसका हाथ बिस्तर के किनारे पर था और ऐसा लग रहा था कि वो बिस्तर से लुढ़क जाएगी। संस्कार की फ्लैशी आर्म ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे पलटकर अपनी छाती पर गिरा दिया। उसने अपनी हथेली से उसका सिर दबाया और असहाय होकर कहा, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम्हारे कपड़े फिर से गंदे हो जाएंगे और मुझे फिर से इन्हें चेंज करना होगा।
फलक बहुत शर्मा रही थी। उसे नहीं पता था कि संस्कार बिना किसी शर्म के ये बात बोल देगा। वो इतने करीब सच में थे। क्या तुमने मेरे कपड़े बदले? फलक ने घबराते हुए कहा। हाँ, तो शर्माओ मत। जो मुझे देखना चाहिए था वो मैंने पहले ही देख लिया है। मैंने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। क्या तुम अभी भी वही संस्कार हो जिसे मैं जानती हूँ? फलक ने गुस्से में कहा। इसी तरह अगर मुझे तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर करना होता तो मैं कल रात ही ऐसा कर चुका होता। फलक फिर ओबीडियंट मैनर से उसके ऊपर लेट गई। दरअसल वो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन फलक को धीरे धीरे इसकी आदत डालने की जरूरत थी। जैसे ही फलक ने संस्कार के दिल की धड़कन सुनी, फलक ने आंखें मूंद लीं और उसकी छाती पर गोल गोल उंगली घुमाने लगी। संस्कार, मैं आज सेट पर नहीं जा रही हूँ। मैं बाद में अस्पताल में माँ के साथ रहूंगी। क्या तुम्हें आज ऑफिस जाना है? संस्कार ने उसके माथे को चूमते हुए उसके बालों को सहलाया। आज मेरी 2 मीटिंग हैं। मैं तुम दोनों के साथ डिनर करूंगा। फलक बहुत इनडायरेक्ट बात कर रही थी। उसका कहने का मतलब था, मैं आज शूटिंग नहीं कर रही हूँ, तो क्या तुम ऑफिस नहीं जाके मेरा साथ रह सकते हो? लेकिन संस्कार बहुत बिजी था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो उसके और उसकी माँ के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो गया। फलक बहुत खुश थी, वो संतुष्ट थी। फलक कुछ देर उसके ऊपर लेटी रही और फिर उठ खड़ी हुई। बहुत देर हो गई है। आई नीड टू क्लीन माई सेल्फ अप। तुलसी आंटी ने नाश्ता तैयार कर दिया था और देखा कि 8 बज चुके हैं। उन्हें चिंता हुई कि सर और मैडम दोनों देर तक सो गए हैं और इससे उनके काम का शेड्यूल अफेक्टेड हुआ है। इसलिए वो ऊपर गई और उन्हें जगाना चाहती थी। जैसे ही वो दस्तक देने वाली थी, दरवाजा अपने आप खुल गया। आंटी ने अंदर देखा और जल्दी से नीचे जाने के लिए मुड़ी। आंटी, जो लगभग 50 साल की थी, मुस्कुराई और शर्मा गई। जब उसने विशाल सफेद बिस्तर पर देखा तो उसने देखा कि संस्कार अपनी पत्नी को पीछे से गले लगा रहा था, जबकि फलक एक ओवरसाइज सफेद शर्ट पहने हुए थी। संस्कार काम पर जा रहा था जब फलक को प्रीत का फोन आया। अरे फलक, बड़ी खबर है। कल रात अर्पित और अलका ने सड़क किनारे कार में ही उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्होंने एक रात पुलिस स्टेशन में बिताई। फलक को थोड़ी हैरानी हुई। कल रात संस्कार की हल्के फुल्के मजाक ने अर्पित को परेशान कर दिया था। उसने अर्पित को भागते हुए देखा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वो इसलिए भाग गया था क्योंकि वो सड़क किनारे अलका के करीब जाने के लिए इंतजार नहीं कर पाएगा। अब यह वो अर्पित नहीं था जिसके साथ वो बड़ी हुई थी। फलक, कल रात जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अर्पित के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास उठने का भी समय नहीं था और अपनी शर्ट पहनने का भी टाइम नहीं था। उसी वक्त जर्नलिस्ट भी पागलों की तरह दौड़ पड़े और तस्वीरें लेते रहे। वो सारी रात जेल में बंद रहे और आज सुबह ही उन्हें रिलीज किया गया। अंदाजा लगाओ फिर क्या हुआ। अर्पित की मां वहां पहुंच गई और अलका को मौके पर ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर वो गुस्से में अपने बेटे को साथ लेकर चली गई। प्रीत ने कहा। प्रीत वहीं से जोर से हंसी। यह आज के पहले पेज की हेडलाइन है, नंबर 1 स्कैंडल। अर्पित की मां के थप्पड़ ने अलका को बता दिया होगा कि अलका, तुम बेशर्म हो। किसने तुम्हें मेरे बेटे को बहकाने के लिए कहा था? अलका की रेप्यूटेशन अब मिट्टी में मिल गई है और पिंक लेडी को रिपोर्टर्स की टीम ने डुबो दिया है। उन्होंने आज सुबह ही अनाउंसमेंट कर दी है कि वे फिल्मिंग रोक देंगे। फलक को इस बात का एहसास नहीं था कि मामला इतना गंभीर था। वो थोड़ी उलझन में थी। प्रीत, अर्पित के पहुंच और पावर को देखते हुए क्या पुलिस अभी भी उसके पास जाकर जांच करने और उसे हथकड़ी लगाने की हिम्मत करेगी? ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि पुलिस और रिपोर्टर्स दोनों एक ही समय पर पहुंचे। ऐसा लगता है कि किसी ने इसका फुल प्लान बनाया था। ओह मेरी फलक, प्रीत चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम सच में समझ नहीं पा रही हो? ये पक्का प्लान था। क्या तुम्हारे हस्बैंड संस्कार के अलावा कोई और है जो इस तरह से अर्पित के साथ इतनी हिम्मत से मजाक करने की? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा बदला ले रहा है। संस्कार, उन दोनों ने पहले ही इस बात पर सहमति दी थी कि वो उसके मामलों में दखल नहीं लेगा और उसने अब तक इंटरफेरेंस नहीं किया था। क्या अर्पित ने किसी तरह उसे फोर्स और परेशान किया था? हालांकि ये लड़का वास्तव में बहुत दुष्ट है। किसी के साथ डील करते समय या तो उसके लिए सब कुछ मायने रखता था या कुछ भी नहीं। यहाँ से बेंगलुरु के सभी सोशलाइज्ड के लिए ये स्कैंडल डिनर टाइम गॉसिप बन जाएगा। अलका की एक प्योर और साफ लड़की की इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और उस इमेज को फिर से सही करना बहुत मुश्किल था। प्रीत, अर्पित और अन्य लोगों के अलावा क्या मैं आज की खबरों में शामिल हूँ? फलक ने कहा। नहीं,
कल रात मिस्टर जिंदल के साथ तुम्हारा डांस बेकार चला गया है। इस बारे में वहां मौजूद कुछ लोगों के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन फलक, तुम्हारे लिए आज सुबह ही स्पॉन्सरशिप प्रपोजल आए हैं। वे सभी इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं। तुम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का नया चेहरा बन गई हो। फलक ने पहले ही इस बारे में अनुमान लगा लिया था। संस्कार जैसा लड़का खुद को गॉसिप और रूमर्स में डेप्थ से इन्वॉल्व नहीं होने देगा। संस्कार की एक मैं पहचान थी। कल रात संस्कार ने कहा था कि वो उसका नाम हेडलाइंस में लाने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल रात के डिनर में शामिल सभी लोग बेंगलुरु के टॉप पावरफुल लोग थे। संस्कार ने उन सभी लोगों के दिमाग में फलक को हेडलाइन बनाया था। चाहे कोई भी फीमेल स्टार चाहे कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो जाए, वो उन अमीर लोगों की नज़र में वो बेकार ही रहती हैं। यही कारण है कि कई फीमेल स्टार्स ने अंततः रिटायरमेंट लेने और अमीर परिवार में शादी करने का ऑप्शन चुनती हैं। इसीलिए फीमेल स्टार्स सोशल स्टेटस में आगे बढ़ती हैं। रातों रात फलक की एक नई आइडेंटिटी बन गई थी। शायद संस्कार उसे जो देना चाहता था वो थी सबकी नज़र। वो उसे एक फलक बनाना चाहता था जिसे हर कोई देख सके। फलक बहुत भावुक हो गई। संस्कार का प्यार इतना नाजुक और डेलिकेट था। वो चुपचाप होकर फलक के जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है, बिना उसकी लाइफ में इंटरफेयर किए। लेकिन आखिर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरुआत करने के लिए वो फलक को एक हाई पॉइंट देना चाहता था। वो सच में उसे बहुत प्यार करता है। प्रीत के साथ बातचीत खत्म करने के बाद फलक अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल चली गई। फलक को एहसास हुआ कि उसकी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है। जब वो दोनों बातें कर रही थी तो भी उसकी माँ ध्यान कहीं और था। जब फलक ने दोपहर के लंच के बाद अपनी माँ को सोते हुए देखा तो वो नर्स से पूछने गई कि क्या हुआ था। नर्स ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन पल्लवी आंटी की सेहत इन दिनों बहुत बेहतर है। वो अक्सर अपने पहले वाले पेशेंट फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती थी। ऐसा लगता है कि बातचीत के दौरान उनका झगड़ा हुआ था या कुछ गलत बोल दिया है, इसलिए पल्लवी आंटी का मूड खराब है। पुराने वार्ड के दोस्त, आखिर माँ किससे बात कर रही थी? फलक ने इस बारे में सोचा। शायद ये रावत आंटी, अजय की माँ और बगल के वार्ड में रहने वाली आंटी से बात कर रही होंगी थी। फलक सिचुएशन को समझने के लिए रावत आंटी के वार्ड में गई। वो दरवाजे के पास खड़ी थी। वार्ड का दरवाजा बंद नहीं था। उसने देखा कि अंदर 4-5 आंटियां बातें कर रही थीं। तुमने सुना, पल्लवी कह रही थी कि उसकी बेटी की शादी हो गई है और उसका दामाद बहुत हैंडसम है। उसका करैक्टर भी काफ़ी अच्छा है और वो हर तरीके से बेस्ट है और पल्लवी उससे बहुत खुश है, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। फलक भी तो अभी सिर्फ 20 साल की है। हमने नहीं सुना कि वो शादीशुदा है। आजकल की लड़कियां बहुत खुले विचारों वाली होती। वे बॉयफ्रेंड बनाने के बाद भी साथ रहते हैं। जब वे अपने बॉयफ्रेंड को अपनी माँ के सामने लाती हैं तो वे उस लड़के को अपने हस्बैंड के रूप में इंट्रोड्यूस करती हैं। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। यह सही कहा तुमने। और अगर पल्लवी का दामाद इतना अच्छा है तो हम उससे आज तक क्यों नहीं मिले? अगर उसके दामाद की कंडीशन इतनी अच्छी है तो उसे हमारे पास दिखाने के लिए क्यों नहीं लाती है? मैं आमतौर पर सोचती हूँ कि पल्लवी बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बड़ा बड़ा फेंकना पसंद होगा। कहीं पल्लवी ने नकली दामाद की बात अपने मन से बना तो नहीं ली थी? जो भी हो, आजकल फ्रॉड भी कितने हो रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पल्लवी और फलक को किसी ने धोखा ना दिया हो। फलक दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन आंटियों की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। क्या यही आंटियों के बीच का लीजेंडरी गॉसिप सेशन कहलाता था? फलक ने ये सब पहली बार एक्सपीरियंस किया था। फलक की माँ 45 साल थी। औरतें इस उम्र में अपने बच्चों पर गर्व करना पसंद करती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ संस्कार से इतनी खुश होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी माँ इसलिए दुखी थी। कोई भी माँ अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में औरों के सवाल सुनकर उदास हो जाएगी। और इसके अलावा सच ये था कि फलक की शादी एक बहुत ही अच्छे इंसान से हुई थी। अब फलक को क्या करना चाहिए? अगर वो अपनी बात समझाने जाती है तो ये आंटियां उसकी बात नहीं सुनेंगी। और माँ के कोई रिश्तेदार, दोस्त या बहन नहीं थे। वो आंटियां ही एकमात्र ऐसी थी जिन पर पल्लवी भरोसा कर सकती थी, और इन्हीं के सामने वो अपनी बेटी और दामाद की तारीफ कर सकती थी। क्या फलक इस बार सच में अपनी माँ के लिए इस बार में कुछ नहीं करेगी? फलक ने एक पल सोचा और फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। हेलो संस्कार। हाँ, क्या तुमने खाना खा लिया? फ़ोन की दूसरी तरफ संस्कार के पीछे का माहौल आमतौर पर बहुत शांत रहता था। अगर वो कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं था तो वो अपने ऑफिस में होगा। हाँ, क्या तुमने खाना खा लिया है?
फलक के होंठ उठे और वो उससे सवाल करने लगी। दरअसल ये आंटियां ही अकेली नहीं थीं जिन्हें ये यकीन करने में मुश्किल हो रही थी कि फलक ने एक अच्छे लड़के से शादी की है। कभी कभी फलक को ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संस्कार ने उससे शादी क्यों की। अभी नहीं, जब मैं अपना सारा काम निपटा लूंगा तब मैं खा लूंगा। आज रात का खाना तुम कहाँ खाना चाहोगी? क्या माँ को कोई होटल पसंद है? मैं अमन से टेबल रिजर्व करने के लिए कह दूंगा, संस्कार ने कहा। फलक यही कहना चाह रही थी। फलक हिचकिचाने लगी और शर्मिंदा हो गई। वो बोलते समय हकलाने लगी। संस्कार, क्या हम आज रात जल्दी डिनर कर सकते हैं? मेरी माँ के कुछ दोस्त हैं जो तुमसे मिलना चाहती हैं, फलक ने कहा। शाम को 5 बजे फलक होटल के एंट्रेंस पर खड़ी थी। तभी वहां पर एक आलीशान रोल्स रॉयस कार आकर रुकी। वैलेट ने दरवाजा खोला और काली शर्ट और काली पैंट पहने संस्कार बाहर निकला। फलक सीढ़ियों से नीचे आ गई। वो एक फूल की तरह मुस्कुराते हुए उसने चापलूसी के भाव के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, संस्कार, तुम आ गए। संस्कार ने होटल एम्प्लॉय को कार पार्क करने के लिए चाबियां दे दी। वो फलक को होटल की लॉबी में ले आया और फलक को देखा। उसने उसे धीरे से देखा और पूछा, क्या तुम मानती हो कि तुम गलत हो? फलक ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और उसका नाजुक सा चेहरा बुद्धि से भरा हुआ था। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो? मेरी माँ तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो अपने दोस्तों के सामने तुम्हारे बारे में इतनी डींगे मारती है कि अब कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। केवल तुम ही मेरी माँ की बेगुनाही साबित कर सकते हो। जो भी हो, फलक पहले संस्कार की तारीफ कर देगी। संस्कार ने उसकी बातें सुनी, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। ऑल ब्लैक आउटफिट में वो लंबा, स्टाइलिश और रिच दिख रहा था। फलक ने देखा कि वे कमरे के करीब पहुंच चुके हैं। उसने संस्कार का हाथ पकड़ा और उसे 2 बार हिलाया। फलक ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, संस्कार, बी पेशेंट लेटर एंड लाफ एंड शो माई मदर्स फेस। संस्कार ने उसकी ओर देखा और चुप रहा। वेटर ने दरवाजा खोला और वे दोनों अंदर चले गए। पल्लवी और 4 आंटियां साथ में बैठी थीं। जब आंटियों ने दरवाजा खुला देखा तो उनकी नजरें एक झटके से इधर उधर चली गईं। फलक ने देखा कि उन आंटियों की निगाहें फटी की फटी रह गई थी। फलक ने देखा कि वहां का माहौल अनफ्रेंडली था। फलक ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि कमरा हॉस्टाइल, उकसावे और भड़काने से भरा हुआ था। फलक समझ गई कि ये आंटियां संस्कार को थोड़ा डराना चाहती थीं। रूरल एरियाज में लोग ऐसा करना पसंद करते थे, लेकिन भले ही फलक ये समझ सकती थी, लेकिन संस्कार ये शायद नहीं समझ पाया। उसके जैसा इतने बड़ी कंपनी का सीईओ इन आंटियों से ऐसे घूर के देखा जा रहा था। क्या उसे ये सब अच्छा लगेगा? क्या वो नाराज होगा? वो अक्सर फलक के सामने ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं रखता था, लेकिन वो उसकी हर बात मानता था। फलक ने चुपके से संस्कार को देखा। हैरानी की बात यह थी कि संस्कार का कठोर और सुंदर चेहरा नर्म था। उसने आंटियों को धीरे से देखा। उसकी आंखें उनके प्रति ध्यान और सम्मान से भरी थीं। संस्कार ने कहा, हेलो आंटी। संस्कार ने कुछ सरल शब्द कहा था, लेकिन फलक वहां के माहौल में तनाव महसूस कर सकती थी। वो हंसना चाहती थी और बहुत अच्छा लग रहा था। शायद ये संस्कार के लिए 30 साल में इस तरह के लोगों से निपटने का पहला मौका था, और उसे इन सब की आदत भी नहीं थी। संस्कार की हैंडसम चेहरा और डिसेंट बिहेवियर ने आंटियों की आंखों में चमक ला दी। अभी अभी जो लाइनें उन्होंने बनाई थी, वे कहाँ चली गईं? वे पूरा गेम प्लान भूल चुकी थी। संस्कार ने जेंटलमैनली फलक के लिए कुर्सी खींची। फलक बैठ गई। वेटर ने दूसरी कुर्सी खींची। संस्कार माँ और बेटी के बीच बैठा था। माँ, संस्कार ने पुकारा। हाँ, पल्लवी ने खुशी से उत्तर दिया। पल्लवी को चिंता थी कि उसका दामाद आने को तैयार होगा कि नहीं। पल्लवी 8 साल की उम्र से पहले ही अनाथालय में पली बड़ी थी। मिश्रा परिवार द्वारा उसे चुने जाने के बाद से वो अनाथालय की कई बहनों के संपर्क में थी। लेकिन जगदीश को ये सब कुछ नहीं था। अमीर लोग अपनी इज्जत और डिग्निटी का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें लगता था कि गरीबों के साथ बिहेवियर करने से उनकी हैसियत खत्म हो जाएगा। लेकिन पल्लवी का दामाद यहाँ था। जैसे ही सभी लोग टेबल पर बैठे, होटल मैनेजर संस्कार के पीछे खड़ा होकर उसे स्नैक्स सर्व करने के लिए तैयार हो गया, जबकि 2 वेट्रेस चारों आंटियों के लिए गर्म चाय सर्व कर रही थे। आहम, एक आंटी खांसते हुए धीरे से बोली, संस्कार, क्या तुम्हारा खुद का घर है? तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ, हमारा घर मायापुर में है, संस्कार ने धीमी और मधुर आवाज में उत्तर दिया। क्या? एक आंटी ने उलझन में पूछा और छिड़ते हुए मुंह फेर लिया। ये कैसी जगह है?
मैंने कभी उस जगह के बारे में नहीं सुना। बेंगलुरु में अमीर लोगों के घर सभी बेंसन टाउन में हैं, जहां इस शहर के सबसे महंगे विला हैं। इसकी कीमत लगभग 70,000 पर स्क्वायर मीटर है और इसकी औसत लागत 10 करोड़ है। संस्कार, क्या तुमने कभी इसके बारे में सुना है? ओह, संस्कार ने ध्यान से सुना और खुलकर जवाब दिया, मैं अभी अभी बेंगलुरु में आया हूँ, इसलिए मैं इससे बहुत जानता नहीं हूँ। इसलिए आंटियों ने संस्कार को तिरस्कार से भरी नजरों से देखा, ये दिखाते हुए कि वे उसे कुएं की तलहटी में पड़े मेढक की तरह समझती थी, जिसका नजरिया संकीर्ण था और जो उनकी दुनिया से अलग था। फलक का चेहरा लाल हो गया। सब खत्म हो गया। उनके परिवार के सीईओ को तिरस्कृत किया गया है और लोगों ने उनकी ओर आंखें घुमाई हैं। फिर एक और आंटी ने पूछा, संस्कार, क्या तुम्हारे पास कार है? वो किस तरह की कार है? संस्कार ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, मेरे घर पर एक गैराज है। मैं आमतौर पर BMW चलाता हूँ। गैराज, BMW? आंटी ने भौहें सिकुड़ी और वो बहुत डिसैटिस्फाइड थी। संस्कार, मैं तुम्हें ये बता दूं, दूसरों के गैराज की देखभाल करती थी। गैराज में सभी तरह की साइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर हैं, लेकिन 4 पहियों वाली कोई भी गाड़ी नहीं देखी है। तुम जो भी BMW चला रहे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे फलक के लिए बेंटले खरीदने की मांग नहीं करेगी, जो बेंगलुरु के ज्यादातर बिजनेसमैन चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम मर्सिडीज तो होनी ही चाहिए। फफट। फलक ने हल्की हंसी सुनी और ऊपर देखा। दोनों वेट्रेस अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो लगभग अपना आपा खोने ही वाले थे। वेट्रेस के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि मानो वो कह रहे हो, आखिर ये औरतों को हो क्या गया है? फलक ने चुपके से अपना सिर नीचे कर लिया। क्या साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, मर्सिडीज आदि? उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। अब फलक संस्कार के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इस डर से कि वह उसे तिरस्कार भरे भाव से गोली मार देगा, जैसे कह रहा हो, देखो तुमने कितने घटिया लोगों को ढूंढ निकाला है। आंटी ने उन वेटर के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दिया और आगे बोली, संस्कार, क्या तुमने BMW के बारे में सुना है? मेरा बेटा इसे चलाता है और इसकी कीमत 10 लाख से भी अधिक है। संस्कार ने अपना चाय का प्याला उठाया। उसके बड़े हाथ की कलाई पर एक महंगी घड़ी थी जो पतली और सुंदर थी। नीले और सफेद चीनी मिट्टी के चाय के प्याले के पैटर्न के साथ इसने उसके सुंदर स्वभाव में नोबिलिटी और एलिगेंस की एक परत जोड़ दी। संस्कार ने अपनी सुंदर भौहों को थोड़ा सिकुड़ा और चेहरे पर कुछ हद तक हंसी के भाव लाते हुए उसने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। अब जब तुमने इसके बारे में सुन लिया है, तो फ्यूचर में BMW खरीदने का टारगेट बना लो, आंटी ने गर्व से कहा। संस्कार ने चाय का एक घूंट लिया। उसने एक सरल शब्द कहा, जरूर। फलक चुपचाप सुन रही थी। तभी एक और आंटी ने कहा, संस्कार, तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी फलक केवल 21 साल की है। तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे तुम काफी बूढ़े हो। फलक का दिल छाती में धड़क उठा। वो अपने पैर पटकना चाहती थी क्योंकि उसने सोचा, आंटी, क्या आपके सवाल इतने तीखे होना जरूरी है? संस्कार की उम्र के बारे में पूछना एक बड़ा तूफान ना आ जाए। एक 30 साल का लड़का फलक की नज़र में मैच्योर और अट्रैक्टिव था, लेकिन इन आंटियों की नज़र में वो गोभी की तरह सस्ता हो गया। आखिर संस्कार को कैसा लगेगा? संस्कार क्या सोचेंगे भला? फलक ने चुपके से अपना हाथ बढ़ाया और संस्कार की जांघ पर रख दिया। उसने उसे हल्के से सहलाया जैसे वो किसी बाघ को सहला रही हो और उससे कह रही हो, अच्छे रहो, चलो इसे सहन करो। फलक का हाथ संस्कार ने कसकर पकड़ लिया। फलक का चेहरा लाल हो गया था। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने अपना छोटा सा हाथ पीछे खींच लिया। ये संस्कार, पल्लवी को भी लगा कि यह सवाल बहुत ज्यादा है। उसने अपना मुंह खोला। वो भी संस्कार की मदद करना चाहती थी, लेकिन संस्कार सीधा बैठा था। उसकी 2 लंबी टांगें टेबल के नीचे एक दूसरे के ऊपर आराम से टिकी हुई थी। उसने धीरे से मुंह खोलते हुए बोला, आंटी, मैं इस साल 30 साल का हो गया हूँ। मैं फलक से 10 साल बड़ा हूँ। मेरी उम्र एकदम सही है क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरों का कैसे ख्याल रखते हैं। जब फलक मेरे साथ होगी तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। पल्लवी अपने दामाद के जवाब से बहुत खुश थी और उसने संस्कार की ओर खुशी भरी निगाहों से देखा। फलक का दिल शहद की तरह मीठा हो गया और उसका मुंह भी मीठा हो गया। संस्कार बहुत अधिक मीठे शब्द नहीं बोलता था, लेकिन जब उसे मीठे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था तो वो कभी भी उन पर कंजूसी नहीं करता था और उनमें तीव्र पेटी कैपिटलिस्ट भावना कूट कूट कर भरी होती थी। उन आंटियों के पास कहने को कुछ नहीं था। वे इस बात से सहमत थी कि संस्कार की फिजिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी,
लेकिन वे कोई बड़ी समस्या नहीं निकाल पाईं। जब वेटर आया और उन्हें खाना परोसा, तो आंटियों ने मेज पर रखे स्वादिष्ट खाने को देखकर लार टपका दी। एक कहावत है कि तोहफा आंखों को अंधा कर देता है। एक आंटी ने हंसते हुए कहा, संस्कार, हम तो बस एक साधारण भोजन करने आए थे, तुमने इतना महंगा रेस्तरां क्यों चुना? इस मेज की कीमत हजारों की होगी, तुमने यहाँ 1 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी होगी। टू बी कंटिन्यू।